एवरीवन, कैसे आप सभी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सबको पता है कि हम हमारे चैनल पर सीटेट 7 जुलाई 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस दौरान मैं आप लोगों के साथ में हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूं। और इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ में 5 से 6 वीडियो डिस्कस कर चुकी हूं प्रीवियस क्वेश्चन की। आज की हमारी जो है नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में अगेन से जो है वो हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। और ये वो क्वेश्चन है जो आप लोगों के ऑनलाइन पेपर जब हुआ करता था, ऑनलाइन पेपर में से जो है वो ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सिर्फ क्वेश्चन नहीं देखेंगे, उसके ऑप्शंस के साथ साथ, क्वेश्चन के साथ साथ उसको अच्छे से डिटेल में पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम आंसर तक पहुंचेंगे। तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है। सुधा अपनी कक्षा में पाठ्य पुस्तक से आई व्याकरण और शब्द संपदा की व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों के घर की भाषा या मुख्य भाषा का प्रयोग करती है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से क्या बोला है कि सुधा नाम की एक टीचर है, वो अपनी क्लासरूम में पढ़ा रही है, राइट, हिंदी पढ़ाती है। पाठ्य पुस्तक में से जो भी अब उसकी व्याकरण आती है, या फिर कुछ कोई भी नया वर्ड आता है, संपदा यानी कोई भी नया वर्ड या फिर कोई भी व्याकरण, तो उसको वो डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि व्याख्या करने के लिए, विद्यार्थी जो बालक होते हैं उनके घर की भाषा का उपयोग करती है, या फिर जो मेन लैंग्वेज होती है वो उसका यूज करती है। बाद में वह उन्हें उनका अनुवाद करने के लिए कहती है। तो आप देखिए, अगर आप लोग देखेंगे और तो फिर आप लोगों को क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि बाद में पहले तो वो मुख्य भाषा का उपयोग कर रही है, यानी कि मेन भाषा, घर की भाषा, उसके बाद में वो क्या कर रही है, उनको अनुवाद करने के लिए कह रही है। तो सुधा अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी सीखने में किस विधि का अनुसरण, यानी कि सुधा जो है वो अंग्रेजी सिखा रही है और किस तरीके से हेल्प कर रही है। तो वो संरचनात्मक विधि का उपयोग कर रही है, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का उपयोग कर रही है, व्याकरण अनुवाद का उपयोग कर रही है, या फिर प्रत्यक्ष विधि का। कौन सी विधि है आप लोगों को बतानी है। तो देखिए, जब ऑनलाइन पेपर हुआ करते थे तो क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट नहीं पूछे जाते थे, हम लोगों को क्वेश्चन को पढ़ के उसको डिटेल में समझना होगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग कीवर्ड का ध्यान रखिए। आज ही आप लोगों की, आज या कल में एक कीवर्ड की वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी, आप लोग उसको भी जरूर चेकआउट करिएगा। आप लोगों को इससे पता चलेगा कि कीवर्ड के माध्यम से हम लोग जो है वो किस तरीके से आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। सारे ही ऑप्शंस बेस्ट लगते हैं या सारे ही ऑप्शन हम लोगों को गलत लगते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग कीवर्ड को ध्यान रखें तो आप देखिए, यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है व्याकरण, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अनुवाद। अब आप लोग देखिए कि यहाँ लिखा हुआ व्याकरण, यहाँ लिखा हुआ अनुवाद, तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर नहीं हो जाएगा व्याकरण और अनुवाद विधि। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, व्याकरण अनुवाद विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्यूमीन्स के अनुसार सामाजिक भाषा को किस भाषा के नाम से जाना जाता है। तो क्यूमीन्स, देखिए क्यूमीन्स एक मनोवैज्ञानिक थे, बाल मनोवैज्ञानिक। तो उन्होंने बोला था कि बच्चे की जो भाषा होती है, सामाजिक भाषा होती है, उसको और कौन से नाम से जान सकते हैं। खेल के मैदान की भाषा, कक्षा कक्ष की भाषा, भाषा प्रयोगशाला, या समाचार वाचन कक्ष की भाषा। तो क्यूमीन के अनुसार जो है वो खेल की भाषा होती है। जो बच्चा जब खेल के मैदान में जो खेल की भाषा बोलता है, वही बच्चे की सामाजिक भाषा होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। स्वनिम जागरूकता इस बात की समझ है कि भाषा में स्वनिम होते हैं, भाषा की ध्वनि की पहचाना जा सकता है, पृथक कर सकते हैं, स्थिति के अनुसार हम ढाल भी सकते हैं। भाषा की ध्वनियों को याद करना, देखिए याद करना तो अपने आप में नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ये तो नहीं होगा। भाषा की ध्वनियां पहचानी नहीं जा सकती, नहीं स्थिति अनुसार ढाली जा सकती है। देखिए, भाषा की ध्वनियां हम हमेशा पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये ट है, तो हमको पता है कि इस ट की ध्वनि ट ही है। जैसे कि त है, तो आप लोगों को पता है कि इसको त ही कहते हैं, तो हम पहचान सकते हैं ना। यहाँ तो लिखा हुआ है कि ध्वनि नहीं पहचान सकते, तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब बचा ये और ये। अब देखिए, अब वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्वनिम जागरूकता, स्वनिम जागरूकता का मतलब क्या होता है कि भाषा में स्वनिम होते हैं। हाँ बिल्कुल, भाषा में स्वनिम होते हैं, लेकिन हम लोगों को जागरूकता पूछा है, स्वनिम का नहीं पूछा है कि स्वनिम होते हैं या नहीं होते हैं। जागरूकता पूछा है कि भाषा की ध्वनि को पहचानना, पृथक करना, स्थिति के अनुसार ढालना, वही तो जागरूकता है भाई। किसी भी स्थिति के अनुसार कोई भी इंसान ढल जाए, कोई भी भाषा ढल जाए, वही तो जागरूकता है। जागरूकता का मतलब क्या होता है, एक्टिव हो जाना। तो यहाँ पे सब चीजें हो रही है भाई, पहचान भी रहे हैं, पृथक भी हो रही है, स्थिति के अनुसार ढाल भी रहे हैं, तो मतलब वो जागरूकता हो गई। तो यहाँ पर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है। रेखा अपने विद्यार्थियों को आरंभ, मध्य और अंत की ध्वनियों को पृथक पृथक कर पहचानने की मदद कर रही है। इस तरीके से वह उनके किस पहलू को मजबूत कर रही है। देखिए, रेखा है, रेखा नाम की एक टीचर है, उसके स्टूडेंट्स है, वो उनको ध्वनियां पढ़ा रही है। ध्वनि के दौरान वो क्या करती है, आरंभ का, मध्य का और अंत का। जैसे कि मान लीजिए मैंने वर्ड लिख लिया कमल, मैंने वर्ड क्या लिख लिया,
कमल। तो हम कमल को कैसे लिख सकते हैं? पहले क, फिर अ, फिर म, फिर अ, और फिर ल, और फिर इसी तरीके से तो हम वर्ड लिखते हैं, ध्वनियाँ ऐसे ही निकाली जाती है, तो क के बाद में तो क और मिलके क बन जाता है। तो उसने यही तो किया कि वो आरंभ के, मध्य की और अंत की ध्वनियों को पृथक करती है। तो वो क्या कर रही है? तो देखिए, क्या वो ध्वन्यात्मक जागरूकता है, आकृति मूलक है, चित्र मूलक है, व्याकरण मूलक है। अगर आप लोगों को ये ऑप्शंस अच्छे से समझ आया है, क्वेश्चन आराम से समझ आया है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, क्या यहाँ पर किसी आकृति की बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। चित्रों की बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। व्याकरण की बात कर रहे हैं? नहीं। अरे भाई, ध्वनियों की तो बात कर रहे हैं कि आरंभ, मध्य और अंत की ध्वनियों को पृथक कर रही है, तो कौन सी जागरूकता हुई? ध्वनिम। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। समीना अपने विद्यार्थियों के लिए पठन के समय बहुत से चित्रों और दृश्यों का प्रयोग करती है। देखिए, समीना क्या कर रही है? चित्रों और दृश्यों का प्रयोग करती है पढ़ाते टाइम। दृश्यात्मक क्या बोल रहे हैं? दृश्यात्मक उसके विद्यार्थियों को किस तरीके से मदद करते हैं? भाई, कोई भी चीज होती है वो देखने में देखा के अगर हम लोग सीखते हैं तो वो किस तरीके से हेल्प करेगी। तो क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑप्शन में चलते हैं। जिस विचार बिंदु के बारे में वे सोच रहे हैं उसके समझने में, पाठ्य पुस्तक को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसका चित्र बनाने में, पाठ्य पुस्तक से जुड़ी फिल्म को बेहतर तरीके से समझने में, या अपने पठन संबंधी गृह कार्य को अच्छी तरीके से योजना बनाने में। भाई, गृह कार्य देना कोई उद्देश्य नहीं है, कोई भी फ़िल्म की बात यहाँ पर नहीं की गई है, हम लोगों के सामने चित्रों और दृश्यों और दृश्यात्मक की बात करी गई है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों को फर्स्ट भी ठीक लग रहा है, सेकंड भी ठीक लग रहा है। अब कैसे एलिमिनेट करेंगे? तो आप क्वेश्चन को अगेन से पढ़िए। यहाँ पर क्या बोला है? चित्रों और दृश्यों का प्रयोग करती है, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा ना कि सामग्री को बेहतर तरीके से समझना और उसका चित्र बनाना। भाई, क्योंकि चित्रों और दृश्यों का प्रयोग इसीलिए कर रहे हैं ना, ताकि बच्चा चित्र बनाना भी सीखे, ड्राइंग भी सीखे। वो भी तो एक तरीके का आर्ट है, तो आर्ट भी तो ज़रूरी है। तो सेकंड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशित पठन विद्यार्थियों को उन पठन युक्तियों के विकास के माध्यम से पठन प्रक्रिया पर बेहतर अधिकार प्राप्त करने में मदद करता है जो डिकोड करने और अर्थ निर्माण करने में। देखिए, निर्देशित पठन होता है वो हमेशा अर्थ निर्माण करने में मदद करता है। आप लोग हमेशा याद रखिए, निर्देशित पठन यानी कि निर्देश यानी डायरेक्शन देना, डायरेक्शन का मतलब होता है अर्थ निर्माण करना, समझ लेना किसी भी चीज को। तो यहाँ ऑप्शन में देख लीजिए, भाई डिकोड करने तो सब में है, आगे वाले ऑप्शन देखने हैं हमको। अर्थ निर्माण कूटबद्ध करने में मदद करती है, कल्पना करने में मदद करती है, या पठन करने में मदद करती है। तो चारों ऑप्शन में से अभी मैंने बताया कि निर्देशित पठन का मतलब ही होता है अर्थ निर्माण करने में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ए, अर्थ निर्माण करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के बाद रोजी उन्हें फ्लैश कार्ड देती है, यानी कि रोजी इनाम की एक जो टीचर है वो अपने बच्चों को, अपने क्लासरूम के बच्चों को जो है वो कहानी सुनाती है और फिर फ्लैश कार्ड देती है। वह विद्यार्थियों से कहती है कि इस कहानी के क्रम में व्यवस्थित करो, यानी कि एक स्टोरी सुना दी। अब उनको क्या किया? अलग अलग फ्लैश कार्ड दे दिए, अब मतलब रैंडमली कोई भी फ्लैश कार्ड दे दिया। अब बोल रहे हैं कि इसको एक सीरीज में लगाइए। तो वो क्या कर रही है? बच्चों का कौशल जो है वो उसको आंक रही है। अब कौन सा कौशल का आकलन कर रही है वो? पठन का, श्रवण का, वाचन का, या साकार संकल्पना का? तो देखिए, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन में पढ़िए। तो देखिए, क्या यहाँ पर कोई पढ़ने की बात कर रहे हैं क्या क्वेश्चन में? नहीं। सुनने की बात कर रहे हैं, या वाचन की, या साकार संकल्पना की? देखिए, साकार कल्पना, कल्पना की तो यहाँ कोई बात ही नहीं हुई कि बच्चे कल्पना तो कर नहीं रहे। कल्पना करते तो क्योंकि टीचर ने ऑलरेडी सुना दी है स्टोरी पहले, तो बच्चा कल्पना तो नहीं करेगा। अब देखिए, इस आंसर तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे? यहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़े तो हमसे क्या बोला है कि विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के बाद में टीचर क्या कर रहा है? सुना रहा है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं ना। तो सुनने से उनके कौन सी जो है वो पावर, कौन सा कौशल जो है वो स्किल, कौन सी स्किल जो है वो डेवलप होगी? सुनने की होगी ना, श्रवण। भाई, कहानी सुनाएगी तो बच्चे सुनेंगे, तो श्रवण कौशल जो है वो विकसित होगा। तो इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन को एक पॉइंट से पकड़ कर आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, साधना परीक्षा प्रश्नों के कठिनाई स्तर को समझ रही है, यानी कि साधना जो है वो टीचर है और वो जो परीक्षा में क्वेश्चंस आते हैं उनके लेवल को समझ रही है। ऐसे प्रश्न के काठिन्य स्तर का मूल्य 90 है। साधना को इस प्रश्न का क्या करना चाहिए? यानी कि देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि साधना नाम की एक टीचर है, वो एक क्वेश्चन पेपर देख रही है, उसमें उसको क्या लग रहा है कि वो जो क्वेश्चन का
कितना टफ है, उस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करिए कि वो कितना टफ है। अब क्या कर रही है कि वो टफेस्ट के हिसाब से वो उसको 90 मार्क देना चाहती है। तो इस तरीके से यानी कि 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें से एक क्वेश्चन ही अगर आप लोग मान लीजिए 90% टफ है, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जो सिर्फ 90% बच्चे कर पाए, 10% यानी कि ऐसा क्वेश्चन जो सिर्फ 10% बच्चे कर पाए, 90% बच्चे ना कर पाए, तो क्या ऐसा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देना चाहिए? ऑप्शन में देख लीजिए। तो साधना क्या करेगी, प्रश्न को परीक्षा पत्र में हल कर इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र में रखना चाहिए, परीक्षा प्रश्न पत्र में नहीं रखना चाहिए। प्रश्न सामान्यतः परीक्षा के लिए कठिन है, यह प्रश्न परीक्षा के लिए एक अच्छा प्रश्न है। भाई ऐसा प्रश्न जिसको बच्चे कर ही ना पाए, सिर्फ 10% बच्चे कर पा रहे हैं, तो क्या ऐसा प्रश्न रखना चाहिए कि नहीं? हम लोगों को इस तरीके का क्वेश्चन रखना चाहिए एग्जाम में जो लगभग 70 से 75% बच्चे उस क्वेश्चन को कर पाए। इतना टफ क्वेश्चन नहीं देना है कि 10% बच्चे भी ना कर पाए। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों को एग्जाम में नहीं देना है। तो क्या वो एग्जाम में देगी? तो वो इस प्रश्न को परीक्षा में नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल बिक्स की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? बिक्स की जो इंग्लिश में फुल फॉर्म है वो आप लोग मुझे जो है वो कमेंट करेंगे, और बिक्स की फुल फॉर्म जो है वो बहुत बार एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो ये तो आप लोगों के रटने वाला क्वेश्चन है, कुछ समझने वाला नहीं है। स्टीफन क्रैशन होगा, ले वाइगोस्की होगा, स्किनर होगा, क्यूमीन्स होगा। तो देखिए, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल यानी बिक्स की अवधारणा जो है वो जिम क्यूमीन्स द्वारा दी गई। तो ये तो याद करने वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गुरजीत अपने विद्यार्थियों को सामाजिक कौशल और सामाजिक भाषा सिखाना चाहती है, इसके लिए कौन सी युक्ति सर्वोत्तम होगी? तो देखिए, गुरजीत नाम का जो है टीचर है वो अपने बच्चों को समाज में रह के और समाज की भाषा सिखाना चाहती है। तो क्या करवाएगी, ड्रामा करवाएगी, खेल करवाएगी, रोल प्ले या वाद विवाद? देखिए, यहाँ पर क्या बोला है कि बच्चे को सिखाना क्या है, बच्चे को सामाजिक और कौशल यानी कि सोसाइटी में किस तरीके से जो है वो ट्रीट किया जाता है। तो सोसाइटी में मान लीजिए कोई डॉक्टर है तो उसके साथ में कैसे ट्रीट करना है, समाज में किस तरीके से ट्रीट करना है। तो इसके लिए बच्चा क्या करेगा, क्या ड्रामा करने से बच्चा हर तरीके की स्किल सीख जाएगा? नहीं। खेल से तो वो सिर्फ खेल सीखेगा, वाद विवाद से तो वो वही चीज सीखेगा जो उसको टॉपिक में दिया है। लेकिन अगर बच्चे को रोल प्ले करने का मौका मिले तो बच्चा जो है वो समाज के जो लोग होते हैं उनसे किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, इस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाएगा। तो यहाँ पर थर्ड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, भाषा अधिगम में मौन अवधि चुनौतीपूर्ण या महत्वपूर्ण होती है? यानी कि जो भाषा अधिगम, भाषा को जब सीख रहे हैं तो जो मौन अवधि होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो क्या ये कथन सही है? आर्थिक रूप से सही, आंशिक रूप से सही है, गलत है या तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है? भाषा अवधि में मौन अवधि, भाषा अधिगम में मौन अवधि महत्वपूर्ण भी होती है और चुनौतीपूर्ण भी होती है। बिल्कुल बात ठीक है कि भाई भाषा अधिगम में मौन रहना भी जरूरी है। अगर हम लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो चुप रहना भी आना चाहिए। तो यह कथन जो है वो 100% सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल बिक्स और संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता काल्प यानी CALP के बारे में क्या सही है? काल्प और बिक्स के लिए दूसरा शब्द है, काल्प बिक्स से भिन्न है, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। और काल्प बिक्स का ही विस्तार है। भाई ये तो रटने वाली चीज है, इसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिक्स क्या है और काल्प्स क्या है, तभी आप बता सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को डिटेल में सब कुछ पढ़ना होगा तो ही आप बता पाएंगे। तो हमको पता है कि दोनों चीजें जो होती है वो अपने आप में अलग अलग होती है। बिक्स की और जो काल्प की फुल फॉर्म है इंग्लिश में, हिंदी में तो यहाँ लिखी हुई है, इसकी जो भी इंग्लिश में फुल फॉर्म है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सुनकर याद कर लेने वाले और मौखिक निर्देशों को प्राथमिकता देने वाले और श्रवण व वाचन के माध्यम से सीखने वाले विद्यार्थी किस प्रकार के अधिगम को चाहते हैं? देखिए, क्वेश्चन क्या बोला है, सुनकर याद कर लेने, यानी कि ऐसे बच्चे जो सुन के ही याद कर लेते हैं। मौखिक निर्देशों को प्राथमिकता देने वाले, यानी कि बच्चा ये चाहता है कि जो टीचर कह रहा है वो सिर्फ मौखिक ही बोल दे तो हम समझ जाएंगे। श्रवण व वाचन के माध्यम से सीखने वाले विद्यार्थी किस प्रकार से अधिगम के चाहते हैं? भाई जो बच्चा सुन के अच्छे तरीके से सीख रहा है तो बच्चा क्या चाहेगा, दृश्यात्मक चीजें चाहेगा, श्रव्य चाहेगा, गत्यात्मक चाहेगा या स्थानिक? भाई जो बच्चा सुन के ही याद कर लेता है चीजों को तो वो तो यही चाहेगा ना कि टीचर से बोल दे और वो समझ लेगा। तो बच्चा किस प्रकार का अधिगम चाहता है? तो बच्चा चाहता है श्रव्य। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कूट वाला है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द संरचना की प्रक्रिया है?
पहला है गठन शब्द निर्माण, उद्गत करना, संयोजन मिलाना। भाई ये सारी की सारी चीज़ें होती है, मिश्रण भी होता है, शब्दों का संयोजन भी होता है। उद्गत करना यानी कि बनाना शब्दों को और शब्द का निर्माण करना, ये सारी की सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर हमारा डी विल बी राइट आंसर, ए बी सी डी सारे ही सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यह किस आधार पर कहा जा सकता है कि अध्यापक को जहां तक संभव हो चुप रहना चाहिए। हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है कि टीचर को चुप रहना चाहिए और स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा जो है वो बोलने का काम और स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा जो है वो एक्टिविटी करने का काम करना चाहिए। शिक्षार्थियों को जहां तक संभव हो भाषा प्रयोग बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। तो ये क्या है, ये सजेस्टोपीडिया परामर्श कोश है, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया है, मौन विधि है या समग्र विधि है। देखिए, जो भी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज होती है तो वो कौन करवाता है, टीचर। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि टीचर जब शिक्षण करवाता है, टीचर से रिलेटेड है कि टीचर किस तरीके की एक्टिविटी को यूज कर रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन में, आप लोग देखेंगे कि अध्यापक को जहां तक संभव हो चुप रहना चाहिए। भाई अध्यापक क्या है, चुप है। चुप है अध्यापक, तो अध्यापक कौन सी विधि का उपयोग कर रहा है, मौन विधि का उपयोग कर रहा है ना, क्योंकि अध्यापक की तो चुप चुप है। और कौन सी विधियों का कब यूज करना है ये तो टीचर को ही पता होता है, तो मौन विधि का यूज कर रहा है टीचर पढ़ाते टाइम। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा सी विल बी राइट आंसर। इसी के साथ में आज की वीडियो में हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को ये जो सीरीज हम हिंदी पेडागोजी की चला रहे हैं वो पसंद आ रही होगी, सारे के सारे प्रीवियस ईयर है। और आज की वीडियो में आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अभी तक अपने दोस्तों के साथ में शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।